हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर कंप्लीट करने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आई मीन दिस चैप्टर। इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक बचा है इसमें। आई मीन जो मेन टॉपिक्स है वो है ओवरऑल बैलेंस एंड द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसी टॉपिक में कि सर ये ओवरऑल बैलेंस क्या है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है और कंफ्यूजन और बढ़ जाती है जब आप इस लाइन को पढ़ते हो नीचे। तो चलो इस लाइन पे अभी नहीं आते हैं, इसको आराम आराम से इस पे पहुंचेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल बैलेंस क्या होता है। ओवरऑल बैलेंस का पहले बताओ, एक फॉर्मूला देख लो। ओवरऑल बैलेंस इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एरर्स एंड ओमिशंस। करंट अकाउंट बैलेंस पहली बात तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। करंट बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पे मैं। ठीक है, पहले मैंने अच्छे से कर दिया। एक्सक्यूज मी। करंट अकाउंट बैलेंस इज लाइक कि आपकी कंट्री ने कितना इंपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया, इसका बैलेंस। ठीक है, कितना पैसा बाहर गया कितना अंदर है, इसका बैलेंस। सेम गोज टू द कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कि कितना पैसा बाहर गया कितना पैसा अंदर आया, उसका 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 बैलेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में अच्छे से की है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, एरर्स एंड ओमिशंस के कई बार ऐसा होता है ना, हिसाब नहीं मिलता है 10-20 रुपये। चलो मैं बेसिक लेवल माइक्रो लेवल पे बताता हूँ। आप मान लो कि किसी दुकान का हिसाब मिला रहे हो, तो वहाँ पे 10-20 रुपये का आपको हिसाब मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो? तो आप सोचते हैं चल छोड़ यार, 10 रुपये तो मैं छोड़ देता, इग्नोर कर देता हूँ, अपनी जेब से डाल देता हूँ ताकि हिसाब मिल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज नोन एज द एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत मतलब ये किसी काम के नहीं। आई मीन काम के है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए, क्योंकि बहुत बेसिक है। करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये भी हमने पिछली वीडियोस में कर दिया। तो मेन कॉम्बिनेटर्स में कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस ही हो गए। अब मैं एक ना बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसे ध्यान से सुनना। जो हमारा ओवरऑल बैलेंस है, ठीक है, नॉर्मल ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। जब आप इन इन तीनों को जब पॉजिटिव प्लस करोगे ना, आई मीन ऐड करोगे, तब आपका या तो फिर आंसर पॉजिटिव होगा या तो फिर आपका आंसर नेगेटिव होगा। आपका आंसर जीरो भी हो सकता है। यू नो द सरप्राइजिंग थिंग, ये इन तीनों में से कोई भी कुछ भी आंसर हो सकता है। मेरी बात आप समझ गए? ओके, ये अब जाएंगे हम फर्दर अपने उस पे एग्जाम्पल पे। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसमें दैट इज नेगेटिव 50,000 समथिंग। ठीक है, और वही है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, दैट इज पॉजिटिव 50,000 समथिंग। और जो ये एरर्स एंड ओमिशंस है दैट इज माइनस नेगेटिव 400 एंड समथिंग। ठीक है, अप्रॉक्स 500। ठीक है, अब ओवरऑल बैलेंस हमारा क्या नंबर है? इट इज़ अ नेगेटिव 3,339। ठीक है, अब क्या समझे आप? ठीक है, इन सबको जब आपने प्लस किया, इनका जो बैलेंस आया था, यू कैन से जो करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था, और प्लस एरर्स एंड ओमिशंस थे, इन तीनों चीज़ों को जब आपने प्लस किया, एक आपके पास नेगेटिव नंबर है। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर आया, मतलब इतने इतने पैसों की हमारे पास कमी है। और मतलब अगर हमें बीओपी बैलेंस करना है और बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हमारे पास इतने पैसे कम है। इस समय ये पता लगा। अगर मान लो यही नंबर पॉजिटिव होता, ठीक है, ये मान लो प्लस का साइन होता है इसके आगे, इसका क्या मतलब था? हमारा जो बीओपी है वो आज के टाइम पे बैलेंस नहीं है। सर आप बोलोगे बैलेंस नहीं, हाँ बैलेंस नहीं है भाई, प्लस में आ रहा है नंबर। ठीक है, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे ना जीरो होना चाहिए। उसका जब जीरो होगा उसका मतलब होगा कि जो हमारा बीओपी है वो इक्विलिब्रियम में है, और यू कैन से तब हमें शांति पड़ेगी कि भाई ओवरऑल बैलेंस सही बैठ रहा है। अगर वो पॉजिटिव में हुआ हमें उससे भी दिक्कत है, नेगेटिव में भी हुआ उससे भी हमें दिक्कत है। अब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ठीक है, अब वही दिक्कत है, जो पॉजिटिव नंबर है, यू कैन से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है हमारे पास, वो कहाँ जाएगा? उसको भी हम पढ़ेंगे। अब जो अभी जो घाटा पड़ा हमें, अभी देखो जो पिछला हमारा ये था एग्जाम्पल था, एक सेकंड में ये प्लस हटा देता हूँ, माइनस ही रखता हूँ। अब जो माइनस सिचुएशन है 3,339 की, इसमें जो ये घाटा हुआ है हमें, ये कहाँ से पूरा किया जाएगा? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं लाता हूँ इसे समझने के लिए हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाना पड़ेगा, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को समझने के लिए हमें एक, मैं एक प्रॉप ला रहा हूँ। अब इस प्रॉप का क्या क्या मतलब बनता है, इससे समझने के लिए ना आप बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल के एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत ही जब आप छोटे थे ना, मतलब आपके बचपन के एग्जाम्पल लूँगा मैं। बचपन में क्या होता था, आपके पास 20 रुपये है। अब 20 रुपये में से आपने 5 रुपये का कोई चिप्स खरीद लिया। ठीक है, बच्चे हो आप, छोटे बच्चे हो। ठीक है, 5 रुपये का आपने कोई एक चिप्स खरीद लिया। अब जो आपके पास ये अब 15 रुपये आपके पास बचे। ठीक है, 5 रुपये आपने खा लिया, चिप्स खा लिया 5 रुपये का। अब 15 रुपये बचे, उस 15 रुपये को क्या करोगे? अपने गुल्लक में डाल दोगे ना। दिस इज गुल्लक, हम इज्यूम कर रहे हैं गुल्लक है ये। ठीक है,
जो आपके 15 रुपये बचे, 15 रुपये आपने गुल्लक में डाल दिए, ठीक है? ये आपने सोचा कि चलो चलो फ्यूचर में किसी चीज़ को खरीदने के काम आएँगे पैसे। ऐसे ही आपके पास 3-4 बार ये सिचुएशंस हुई, आपने इस गुल्लक में पैसे डालने शुरू कर दिए। जो आपके पास बचा हुआ पैसा था वो आप इस गुल्लक में डाल देते थे। अब एक दिन आप गए, आप चले गए किसी भी शोरूम चले गए, आपको लगा कि यार ये टॉय का तो बड़ा अच्छा वो है, एक तो मेरे को ये टॉय मेरे को बड़ा पसंद है, ये मॉन्स्टर ट्रक मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? अब मुझे तो ये लेना है, तो आप कैसे लोगे? आप अपना एक गुल्लक से जितना पैसा था, जितना मतलब यू कैन से जितना इस टॉय को, एक मॉन्स्टर ट्रक को खरीदने में लग रहा है, आप उतना पैसा इस गुल्लक से निकालोगे और उससे एक मॉन्स्टर ट्रक खरीद लोगे, ठीक है? एक बच्चों का एग्जाम्पल है, दिस इज अ गुल्लक, राइट? गुल्लक में बचा हुआ पैसा डाल दिया, अगर कभी ज़रूरत हुई तो इससे पैसा निकाल दिया। नाउ लेट मी टेल यू, दिस गुल्लक एग्जिस्ट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। मैक्रो इकोनॉमी और हर एक कंट्री का भी गुल्लक होता है। अभी इस गुल्लक का क्या नाम है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और इसका दूसरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसके दो नाम है, पहली बात तो कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑफिशियल रिजर्व और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें क्या करती है आरबीआई? जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है? यू कैन सी दिस नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या क्या मतलब है कि घाटा है हमारे पास, ठीक है? जो ओवरऑल बैलेंस है उनमें उनमें से हमारे पास 3,300 कुछ पैसे हमारे पास कम पड़ रहे हैं। अब इस 3,300 पैसे जो आपके पास कम पड़ रहे हैं, इस पैसे को कहाँ से लाओगे आप? आप अपने गुल्लक से पैसे निकालोगे और इससे 3,000 रुपये और इससे 3,000 रुपये आप अपने इस घाटे को पूरा करने के लिए यूज़ कर लोगे, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव होता, ठीक है? अगर प्लस होता, आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट होता, मान लो कंट्री के पास, कंट्री का जो बीओपी है वो मतलब पॉजिटिव में होता, मतलब कंट्री के पास प्रॉफिट होता, तो कंट्री उस प्रॉफिट का क्या करती? उसी वक्त तो खर्च नहीं कर देती कंट्री। कंट्री क्या करती? उस प्रॉफिट को इस गुल्लक के अंदर डाल देती, ठीक है? इस गुल्लक के अंदर डाल देती, तो क्या मतलब है, जो आपका जो ऑफिशियल रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? जब नेगेटिव सिचुएशन थी, जो पहले वाली सिचुएशन थी, देखो जैसे ये नेगेटिव 3,339 था, इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो ये गुल्लक है, गुल्लक के पैसे कम हो जाते हैं। अब प्लस होता तो इस गुल्लक में पैसे बढ़ जाते। बहुत बेसिक एग्जांपल। अब इस गुल्लक का क्या नाम है? अगेन ऑफिशियल रिजर्व एंड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सेम नाम, मतलब ये दोनों इसी गुल्लक के नाम होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। इफ ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव, अब जो ये ओवरऑल बैलेंस है, मान लो ये पॉजिटिव होता हमारे, अब मैं चलूंगा एग्जाम उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बुक में बताया। इफ द ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव इन द कंट्री, वेट, इफ द ओवरऑल इज पॉजिटिव इट कॉजेज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व। जब ये पॉजिटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाएंगे, ठीक है? जब हमारे पास पैसा बच रहा है तो हम अपने गुल्लक में डाल देंगे, देयरफॉर सिंपल चीज़, ठीक है? इट कॉजेज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व, ठीक है? इफ द ऑफिशियल रिजर्व इज नेगेटिव, जो हमारे पिछली सिचुएशन थी, ऑफिशियल रिजर्व कम है भाई, घाटे में हम, अभी घाटा कहाँ से पूरा करेंगे? इस गुल्लक से पैसे निकाल के, ठीक है? और अब गुल्लक से आप पैसा निकालो तो इसका क्या मतलब? गुल्लक का पैसा कम हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इट कॉजेज द इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व। इफ द ऑफिशियल रिजर्व इज नेगेटिव इट कॉजेज डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व। जब भी कभी ऑफिशियल रिजर्व, वेट, जब भी कभी ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव होगा तो ऑफिशियल रिजर्व और यू कैन से जो आपका गुल्लक है उसका पैसा कम हो जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? समटाइम्स ऑफिशियल रिजर्व इज, एक सेकेंड, अब मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ और जस्ट, हाँ, ओके। समटाइम्स ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अब देखो, जो ये सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में क्या हुआ? करंट अकाउंट था हमारे पास कैपिटल अकाउंट था, हमारे पास एरर्स एंड ओमिशंस, इन चीज़ों को हमने प्लस कर दिया। अब जब भी कभी आप सिर्फ सिर्फ सुनो, इस ध्यान से सुनना, सिर्फ इन तीनों चीज़ों को प्लस करते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। अब मान लो यहाँ पे आप ऑफिशियल रिजर्व को इंक्लूड करो। कैसे इंक्लूड करो? आप चौथा कंपोनेंट, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे तीन चीज़ें प्लस की हुई है, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एरर्स एंड एमिशंस। आप क्या एक चौथी चीज़ प्लस करोगे? प्लस एरर्स एंड, वेट, प्लस ऑफिशियल रिजर्व, ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करोगे। ये चौथा कंपोनेंट ऐसे मतलब दिखेगा नहीं, मतलब फिजिकली फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं होगा, बट इसे हम कैपिटल अकाउंट की तरह इंक्लूड करेंगे, मतलब यू कैन से कैपिटल अकाउंट का एक कंपोनेंट बना के ऑफिशियल रिजर्व को हम ऐड करेंगे। मतलब ऑफिशियल रिजर्व एक काइंड ऑफ एक हिडन होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही। बट जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जब ऑफिशियल रिजर्व कैलकुलेट होता है तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता ऑफिशियल रिजर्व। बट जब ऑफिशियल रिजर्व इंक्लूड हो जाए कैपिटल अकाउंट में, तब ओवरऑल बैलेंस का जो आंसर होगा इट विल ऑलवेज बी जीरो। ऑफिशियल ओवरऑल बैलेंस का क्या आंसर होगा? इट विल ऑलवेज बी जीरो, जब ऑफिशियल रिजर्व एक कैपिटल अकाउंट का, वेट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस का कंपोनेंट होगा। मेरी बात समझे आप? थोड़ी तो समझ गए होगे कि देखो, जब ऑफिशियल रिजर्व ना होता तब ओवरऑल बैलेंस जीरो भी हो सकता था, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता था। जैसे ही ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट का एक कंपोनेंट बन जाता है, तब एक श्योरिटी हो जाती है कि जो ओवरऑल बैलेंस होगा वो जीरो ही होगा, ठीक है? अब आएगी बारी इसकी,
अब देखो, अब यही चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है। चलो एक्सपोर्ट यहाँ पे तो 3 ही चीज़ें हमारे काम की है, जब हम अगर हम नॉर्मल ओवरऑल बैलेंस निकालने के लिए यूज़ करें इसको। फर्स्ट इज़ द 57,000, ये क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है हमारे पास, 54,000 अगैन। एरर्स एंड ओमिशंस क्या है हमारे पास, दैट इज़ माइनस 486। इन चीज़ों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है, दैट इज़ योर ओवरऑल बैलेंस। देखो मेरी पढ़ाने की ना स्पीड थोड़ी अलग हो सकती है, तो यू कैन जस्ट एडजस्ट द स्पीड, ठीक है। हाँ, ओके। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इन इन सब चीज़ों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास एक ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा। अब देखो, आपको अगर कभी ओवरऑल बैलेंस नॉर्मल निकालना है तो ये डिटेल्स आपके पास दी होगी। मान लो आपको यू कैन से जब आपको ऑफिशियल रिजर्व भी इंक्लूड करने हैं, उसके लिए थोड़े 2 कंपोनेंट्स और आते हैं जो मैंने अभी आप ही के टाइम पे छुपाए हुए हैं। इसको मैं और डिटेल अभी बताता हूँ आपको, और डिटेल में। लेट्स जस्ट कट देम, ये क्या-क्या लिखा है यहाँ पे। क्योंकि आगे ना एक स्टेटमेंट है, उससे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। समटाइम्स द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। मैंने बता दिया, कैपिटल अकाउंट का पार्ट बता बना जब भी कभी दिखाया जाता है हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स को, तब हमेशा आंसर जीरो आता है, ठीक है। इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व इज इंडिकेटेड बाय a नेगेटिव साइन while the decrease is indicated by a positive sign। ये मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर गई होगी, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग जो कंफ्यूज कर भी सकती है इस पूरे टॉपिक में। बाकी पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, ठीक है। जब भी कभी ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज होता है, तब जो एक नंबर होता है, और यू कैन से जब भी कभी वो कैपिटल अकाउंट का कॉम्पोनेंट होता है, तो हमेशा एक नेगेटिव साइन के साथ उसे डिनोट किया जाता है, while द डिक्रीज इज इंडिकेटेड बाय अ पॉजिटिव साइन। जब भी कभी डिक्रीज होता है, आई मीन ऑफिशियल रिजर्व में जब भी कभी डिक्रीज होता है, वो आप पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हो। ये क्या बोल रहे हो सर, में हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये जो ये सिचुएशन है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलना। जब जो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन तब है, और यू कैन से ये साइंस तब रोल प्ले करते हैं जब हमारा ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है। जब ये ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। होगी बात, ओके। हाँ, चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ये मैंने क्या बताया, ठीक है। कि मैंने क्या बोला कि ये इंक्रीज होता है ऑफिशियल रिजर्व तो नेगेटिव साइन के साथ होता है, और जब यू कैन से ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज होता है तो एक पॉजिटिव साइन के साथ होता है, देखो। ओके, यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस इंक्लूड किया, कितना है हमारा ओवरऑल बैलेंस, नेगेटिव है, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व्स हमने यहीं पे शो कर लिए, ठीक है। बट यूजुअली क्या होता है, ओवरऑल बैलेंस हम निकाल रहे होते हो तो एक बढ़िया नेगेटिव साइन के साथ दिखा देते हो कि भाई इतना है, ओपन दिखा देते हो कि ओवरऑल बैलेंस हमारा इतना बचा है। वेयर एज इन दिस केस, जब आप कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट बना देते हो ऑफिशियल रिजर्व को, तब आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है। अब देखो क्या है, यहाँ पे माइनस है, -3,339, मतलब जो हमारा ओवरऑल बैलेंस है वो नेगेटिव में है। अब इसी जगह बिल्कुल जब कैलकुलेट करें, उसी वक्त आप ऑफिशियल रिजर्व से भी जितना पैसा आपको चाहिए आप वहाँ यहाँ पे लिख दोगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ दिखा रहा है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे मुझे बताओ। आपको आपको यू कैन से 3,300 कुछ की का घाटा था, आपने 3,300 का घाटा यहीं पे ही पूरा कर दिया। अब यहीं पे पूरा कैसे करोगे, इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए, जितने का आपको घाटा है, जो घाटा कितने का, 3,339 का आपके पास लॉस है, उसी 3,339 को आप प्लस कर दोगे। अभी 3,339 को कहाँ से प्लस करोगे, ऑफिशियल रिजर्व से प्लस करोगे। अब देखो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन के साथ क्यों लिखा हुआ है, इसके दो रीजन है। पहली बात, क्योंकि आपको ये 3,339 का जो हिसाब किताब था वो क्लियर करना था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन को यूज़ किया गया। और दूसरी चीज़ जो ऑफिशियल रिजर्व है, अब वही चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ क्या होगी जो मैंने अभी नीचे बताई। अब ऑफिशियल रिजर्व पॉजिटिव में यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव में ऑफिशियल रिजर्व को लिखा हुआ है। अब मेरे को बताओ, आप ऑफिशियल रिजर्व से पैसा निकाल के कहाँ लगा रहे हो, ओवरऑल बैलेंस में, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज़ किया गया है। तो ऑफिशियल रिजर्व की तो क्वांटिटी, मतलब ऑफिशियल रिजर्व को जब आप निकाल रहे हो तो इसका क्या मतलब है, ऑफिशियल रिजर्व घटेंगे ना, वही चीज़ है। व्हेन ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीजेस, इट इज सिंबलाइज और इट इज शोन विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, देखो ना मेरी बात, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ताकि आप ओवरऑल बैलेंस को मैनेज कर सको। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये तब हो रहा है जब हमारा ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट का एक कंपोनेंट की तरह दिखाया जा रहा है, और यू कैन से फॉर्मूला में ही आप ऑफिशियल रिजर्व की एडजस्टमेंट कर रहे हो। आप एंड तक नहीं रख रहे कि पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे हाँ भाई हमारा ऑफिशियल रिजर्व नेगेटिव में, अब पहले ही प्लस करके आओगे कि भाई जो सारा हिसाब किताब ऑफिशियल रिजर्व कौन था हमने पहले ही निपटा दिया फॉर्मूला में। अब हमें आगे हमारा बैलेंस है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हम बैठे हैं। वही चीज़ है। अब मान लो यहाँ पे ना एक पॉजिटिव नंबर होता,
अब यहाँ पे पॉजिटिव ओवरऑल बैलेंस मान लो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, इस चार्ट को देखो ध्यान से, ठीक है। अब मान लो ऑफिशियल रिजर्व हमारा पॉजिटिव हो जाता, ऑफिशियल रिजर्व हमारा पॉजिटिव हो जाता तो क्या होता, तो जो हमारा तो अब इस ऑफिशियल रिजर्व को हमें निकालना पड़ता, आई मीन सॉरी, इस जो ये पॉजिटिव ओवरऑल बैलेंस है इसे हमें निकालना पड़ता। इस पॉजिटिव ओवरऑल बैलेंस को निकाल के आप कहाँ डालते, ऑफिशियल रिजर्व में डालते, ठीक है। मतलब ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे था, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, ओवरऑल बैलेंस कितना है, पॉजिटिव में। अब आपको अगर नेगेटिव, आपको अगर आपको जीरो करना है, यू कैन से ओवरऑल बैलेंस इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब जीरो होता है। अब जब आपको ये जीरो चाहिए, जीरो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ओवरऑल बैलेंस जो पॉजिटिव है इसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, -3339 आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव यू कैन से जो एक्स्ट्रा था वो आपने निकाल के कहाँ डाल दिया, ऑफिशियल रिजर्व में निकाल दिया, डाल दिया। अब यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज, जब भी कभी ऑफिशियल रिजर्व में इंक्रीज होता है वो दिखता है नेगेटिव साइन के थ्रू, जब भी कभी ऑफिशियल रिजर्व में डिक्रीज होता है वो होता है पॉजिटिव साइन के थ्रू। ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, यही एक कंफ्यूजिंग पार्ट था। सो या बाकी सब कुछ हो गया। इन केस ऑफ द बीओ, अब देखो बीओपी सरप्लस कहाँ होता है, बीओपी डेफिसिट कहाँ होता है, अब ये देखेंगे हम। एक्सक्यूज मी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड्स, ठीक है, म्यूजिक बोल रहा हूँ मैं। बीओपी सरप्लस कैसे निकाला जाता है, करंट अकाउंट सरप्लस प्लस द कैपिटल अकाउंट सरप्लस व्हेन द ऑफिशियल रिजर्व इज नॉट अ पार्ट, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट चलो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस द कैपिटल अकाउंट डेफिसिट व्हेन द ऑफिशियल रिजर्व इज नॉट, जब भी कभी करंट या कैपिटल दोनों डेफिसिट में हो तो आपका जो ओवर बीओपी है वो भी डेफिसिट में ही होता है, मतलब माइनस में होता है। जब भी कभी करंट अकाउंट बैलेंस और यू कैन से कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो भी सरप्लस में हो, पॉजिटिव में हो, तो आपका जो बीओपी है वो पॉजिटिव होता है, और ऑफिशियल रिजर्व्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में और गवर्नमेंट के गुल्लक में राइज होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कब होता है हमारे बीओपी में, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस द कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सेम चीज़, ये चीज़ जो मैं इस फॉर्मूला में लिखी हुई, एक सेकंड इसको ना एक्स्ट्रा को मैं काट देता हूँ यहाँ पे, एक्सक्यूज मी प्लीज़। हाँ, ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला हमारा बीओपी, मतलब बीओपी ये ना सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस लिखा है, यहाँ पे बीओपी लिखा है, मतलब आप यहाँ पे भी ये वैसे बीओपी ही होता है, बट हमें यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ी तो इससे हमने ओवरऑल बैलेंस तक ही सीमित रखा, ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड एरर्स एंड ओमिशंस जब जीरो आ जाए, मैंने पहले भी बताया था, उसका क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम। जीरो आने का मतलब होता है जब भी कभी इन तीनों चीज़ों का जीरो आ जाए सम, दैट वुड मीन द योर यू कैन से इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, बीओपी इज द स्टेट ऑफ, देखो बीओपी इज इन अ स्टेट ऑफ, देखो ये ना डेफिनेशंस है पहली बात ना, इसको एक्सप्लेन करने लायक इनमें कुछ है नहीं, बट चलो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। बीओपी इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एनी नेगेटिव बैलेंस इन करंट अकाउंट इज इक्वली काउंटर बैलेंस्ड बाय द पॉजिटिव पॉजिटिव बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट एंड देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब मान लो जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव में, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो पॉजिटिव में है, और जो दोनों है, जो ये यू कैन से करंट अकाउंट बैलेंस का जो यू कैन से जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस जो पॉजिटिव में है वो इक्वल होना चाहिए जब हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी तो हमारा जो यू कैन से बीओपी है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, एंड देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व और द यू कैन से द सेंटर ऑफ द सेंट्रल बैंक, और जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो करंट अकाउंट है, मान लो करंट अकाउंट बैलेंस है, इसका कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कितना है, +1, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है। हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है दैट वो है हमारा +1, वेर एज जो हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस है दैट इज -1। इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे, +1 प्लस -1, वो क्या बन जाएगा, आपका आंसर जीरो बन जाएगा। इसका क्या मतलब है, आपका बीओपी इक्विलिब्रियम में है, ओके। Thus, in a state of the BOP equilibrium, inward flow of the foreign exchange is exactly equal to the outward flow of the foreign exchange, and there is no change in the official reserve with the central bank of the country। कहने का मतलब वही है भाई, जितना पैसा बाहर गया और जितना पैसा अंदर आया, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों को आप काउंटर बैलेंस करोगे आपका आंसर जीरो हो जाएगा। मतलब एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, ये दोनों डेफिनेशंस है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, वैसे आपको समझ के ये याद हो जाएगी और बड़ी मज़ेदार सी डेफिनेशंस है, ठीक है। Okay. Disequilibrium in the BOP occurs when the sum total of the current account balance and the capital account balance is not zero। जब भी कभी कैपिटल अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस इन द करंट अकाउंट बैलेंस का जो सम है वो जीरो ना हो, दैट इज द सिचुएशन ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। अब जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम है, और जब मैं मान लो मैंने आपको अभी इतने अच्छे से यहाँ पे बताया ओवरऑल बैलेंस में, चलो एक सेकंड के लेना यहीं पे, क्योंकि इस फॉर्मूला के साथ आप ज़्यादा फेमिलियर हो गए होगे तो मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये है बीओपी, बीओपी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको सेट करते हैं।
ठीक है, इसको साइड कर दिया। अब ये हो गया हमारा बीओपी इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड एमिशंस। मान लो इसमें मान लो आपका जो आंसर है इसका, ये कुछ कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, मान लो इसका आंसर आ गया पॉजिटिव 30, इसका आंसर आ गया पॉजिटिव 30। इसका क्या मतलब होगा, जो आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, देखो बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब बीओपी जीरो होना था, जब इन सब का सम जीरो होना था। अब इन सब का सम जीरो नहीं है, इन सब का सम है पॉजिटिव 30। अब दिस सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम वुड बी रिगार्डेड एज अ सरप्लस। ठीक है, सरप्लस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव 30 है। पॉजिटिव 30 का क्या मतलब है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और यू कैन से जो ये हमारा गुल्लक है, इसमें ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, अब मान लो ये नेगेटिव होता, वेट अ सेकेंड, मान लो अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, अगर मान लो बीओपी हमारा नेगेटिव होता और दूसरी लैंग्वेज में कहूँ करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड एरर्स एंड ओमिशंस का जो टोटल आप जब ऐड करते हैं तो कोई एक नेगेटिव नंबर आता, दैट स्पेसिफिकली एक नेगेटिव 30 नंबर होता। तो इसका क्या मतलब होता है, तो कि जो ये डिसइक्विलिब्रियम है, इट इज़ नॉट अ सिचुएशन ऑफ अ सरप्लस। ठीक है, आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिसइक्विलिब्रियम तो मैंने बता दिया, डिसइक्विलिब्रियम का क्या होता है, कैपिटल अकाउंट एक करंट, देखो डिसइक्विलिब्रियम इज अ वेरी सिंपल कि भाई करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर कोई ना कोई चेंज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली बीओपी सरप्लस, बीओपी सरप्लस कब होगा, या तो फिर आपका जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो ज़्यादा होगा और कैपिटल अकाउंट कम होगा। और इन अ वेरी सिंपल वे, जब आप कैलकुलेट करोगे ओवरऑल बैलेंस को, ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव आएगा, और जो वो पॉजिटिव नंबर है वो आपके ऑफिशियल रिजर्व को इंक्रीज करेगा। जो ये सिचुएशन होगी वो बीओपी सरप्लस की सिचुएशन होगी। अब आप सोच रहे होगे कि जो मान लो हमारी कंट्री है, चलो पहले ना आपको बीओपी डेफिसिट भी बता देता हूँ, फिर कंट्री पे आऊँगा। अब बीओपी के डेफिसिट का क्या मतलब है, अब मैंने पीछे भी बताया कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे -30 है, बीओपी डेफिसिट कब होगा, जब हमारी जब इन तीनों चीज़ों को जब आप प्लस करोगे और आपके पास एक नेगेटिव नंबर आएगा, दैट इज -30। इसका क्या मतलब है, जो आपका ऑफिशियल रिजर्व है, जो आपकी कंट्री का गुल्लक है, इससे पैसे अब बाहर जा रहे हैं, ये अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती है। ठीक है, बीओपी डेफिसिट में मैंने आपको बता दिया, बीओपी सरप्लस भी बता दिया, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम तो एक ओवरऑल बड़ी टर्म है ना। इट्स लाइक कि जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम है, इसके इसके दो बच्चे हैं, दैट इज बीओपी सरप्लस एंड द बीओपी डेफिसिट। बस ये है, बहुत ज़्यादा सिंपल बात। ठीक है, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम इज अ वाइडर टर्म और उसके दो कंपोनेंट्स आगे, बीओपी सरप्लस एंड द बीओपी डेफिसिट, बस खत्म, इतना नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब मैं बताता हूँ, अब मान लो जो बीओपी सरप्लस है हमारी, मान लो हमारी कंट्री का आज के टाइम पे बीओपी सरप्लस है, क्या वो अच्छी चीज़ है? क्या हमारे, अब मुझे बताओ, बहुत ही सिंपल सी बात, आपके गुल्लक में जो पैसा आ रहा है, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? वो अच्छी चीज़ है ना। अब मान लो इंडिया है, इंडिया क्या चाहता है, उसका बीओपी सरप्लस में रहे कि डेफिसिट में रहे? सरप्लस में रहे ना, हमेशा। हमेशा जो भी कंट्री होती है वो चाहती है जो उसका सर बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो सरप्लस में रहे। सरप्लस का क्या मतलब है, उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहे, उससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। बीओपी डेफिसिट का क्या मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज से पैसा जाता जा रहा है, आपका जो सेविंग्स है वो घट रही है। कोई भी आम आदमी चाहता है कि उसकी सेविंग्स खत्म हो जाए या घटती रहे, कभी नहीं। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल था। अब ना मैं बीओपी के थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल, देखो जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, ये ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखो, बट आपके प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, जो आप दिनचर्या में देखते हो, वैसे न्यूज़पेपर पता नहीं कितना पढ़ते हो गए, या चलो न्यूज़ ऑनलाइन भी देखते हो तो तब भी बहुत बढ़िया। अब आपने ना एक और चीज़ सुनी होगी, जो पाकिस्तान का जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो पाकिस्तान का गुल्लक है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें पैसे कम है, मतलब ऑलमोस्ट कंट्री बर्बाद है। चलो अब पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया इन 1991 जब मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाई थी, क्यों लाई थी, हमने ये आई थिंक वही जो 1991 वाला चैप्टर था उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है। उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि इन 1991 एक ऐसी सिचुएशन थी जब हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास भीख मांगने जाना पड़ा कि भाई प्लीज़ हमें थोड़ा पैसा दे दो। टू बी स्पेसिफिक, $7 बिलियन का हमें लोन दे दो। अब उस $7 बिलियन को हम कहाँ रखते हैं, इस गुल्लक में रखते हैं, इस गुल्लक से हम यूज़ करते हैं उस $7 बिलियन को। अब ये होती है बात। ठीक है, इसीलिए जो हमारी सेविंग्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। हमें हमारी कंट्री ने लिबरलाइज, जो सारी ग्लोबलाइजेशन की जो लिबरलाइजेशन एलपीजी पॉलिसीज़ थी, वो भी सिर्फ इसी जो ये जो हमारा गुल्लक है, इसमें जब पैसे ख़त्म हो गए थे, ये इसी वजह से हमें करना पड़ा था, ताकि हमारे पास पैसे हो कुछ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ज़्यादा अच्छी सिचुएशन कौन सी है, बीओपी सरप्लस की कि बीओपी डेफिसिट की, इतनी सारी कहानी सुनने के बाद। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, अभी तक तो प्रैक्टिकल बातें की हमने, ताकि कंसेप्ट समझ आ पाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुकिश की, दैट इज़ द ऑटोनमस एंड द अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिफरेंशिएशन बहुत इजीली आ जाता है। तो ओके,
इस सब को मैं बोलूँगा कि ना पढ़ो तो चल सकता है काम, क्योंकि डेफिनेशन जो ये डिफरेंशिएशन है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अब ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं? ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू सच बीओपी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑटोनोमस आइटम्स कौन सी होती हैं? मान लो जो ओवरऑल बैलेंस था, अभी तक हमने ओवरऑल बैलेंस हमने पढ़ा, ठीक है? मान लो ये ओवरऑल बैलेंस अगर पॉजिटिव 30 होता है, एक सेकेंड, मान लो ये ओवरऑल बैलेंस अगर पॉजिटिव 30 होता तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ऑटोनमस। ये ऑटोनमस कहा जाता है। और जो ये नेगेटिव है इसे कहा जाता है अकोमोडेटिंग। अकॉर्ड ACC लिख रहा हूँ तो समझ जाना, ये अकोमोडेटिंग है, ठीक है? ऑटोनमस का क्या मतलब? जब भी कभी BOP हमारा कोई पॉजिटिव नंबर हो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज यू कैन से ऑटोनमस आइटम, ठीक है? जब भी कभी प्रॉफिट हो रहा हो, जब भी कभी हमारे जो गुल्लक है उसमें पैसा आ रहा हो, वो प्रॉफिट होता है भाई, ठीक है? दैट देयरफॉर इट वुड बी नेम्ड एज द ऑटोनमस आइटम्स। क्लासिफिकेशन: ऑटोनमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज द अबव द लाइन आइटम्स ऑफ द BOP। अबव द लाइन क्या है भाई? खुद ही देखो भाई, लाइन, एक लाइन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एक काइंड ऑफ डेड लाइन। डेडलाइन से ऊपर है, डेडलाइन से ऊपर है कि क्या मतलब है कि अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो मतलब ये प्लस हो रही है किसी जगह पे, हमारे जो गुल्लक में पैसा आ रहा है इस लाइन के ऊपर, इसलिए इसे अबव द लाइन कहा जाता है। अबव द लाइन है, यू कैन से एक काइंड ऑफ एक सिंबॉलिक इन्होंने एक टर्म रखी हुई है कि जब भी कभी अबव द लाइन आइटम्स का नाम लिया जाए तो इसका मतलब होता है ऑटोनमस आइटम। ये MCQ में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर अबव द लाइन यू कैन से आइटम्स एंड व्हाट आर बिलो द लाइन आइटम्स, नेम देम। वहाँ पे ऑप्शंस हो गए ऑटोनमस आइटम, अकोमोडेटिंग, और दो चार और हो गए गलत, ठीक है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ अकोमोडेटिंग, सॉरी, ऑटोनमस आइटम में मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे होते हैं? ऑटोनमस आइटम्स में इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स। अब अक्रॉस द बॉर्डर्स क्या बात हो रही है, ठीक है? ऑटोनमस आइटम्स क्या है? प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? आप जब कोई चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस बॉर्डर पार करके चीज़ें जा रही है भाई एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या मतलब है? यू कैन से ऑटोनमस इज फॉर द प्रॉफिट। अब आप चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपको किसी कंट्री की बॉर्डर, अपनी कंट्री की बॉर्डर तो पास करनी पड़ेगी ना। अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स में कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है तो आपको पहले इंडिया की बॉर्डर छोड़ के USA की बॉर्डर एंटर करनी पड़ेगी, देयरफॉर की बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ती है हमारी ऑटोनमस आइटम्स के लिए, क्योंकि ऑटोनमस आइटम से प्रॉफिट आता है, ठीक है? ओके। इम्पैक्ट: ऑटोनमस आइटम्स लीड्स टू BOP इम्बैलेंस। ऑटोनमस आइटम से BOP इम्बैलेंस होता है। BOP इम्बैलेंस किस वे में होता है? जो हमारा BOP का जो बैलेंस होता है, इट वुड बी अ, यू कैन से अ पॉजिटिव नंबर। देखो ये हमने पढ़ी थी ना, एक तो पहली बात तो हमने यहाँ पे पढ़ा था BOP सरप्लस का सिचुएशन। जब भी कभी ओवरऑल बैलेंस में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, इससे क्या होगा? BOP, पहली बात तो BOP डिसइक्विलिब्रियम में तो हो गई। डिसइक्विलिब्रियम किस तरीके का डिसइक्विलिब्रियम होगा? जिससे हमारे जो गुल्लक में है वो पैसा आएगा, ठीक है? एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। ओके। ओके, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? Okay, what are accommodating items? Accommodating items are free from the consideration of profit. Accommodating items कब होती है? जब हमें पता है, देखो हमारा जो ओवरऑल बैलेंस है और जो हमारा BOP है वो नेगेटिव में चल रहा है, मतलब हमारे पास पैसे की थोड़ी किल्लत पड़ रही है। हमने कुछ इस तरीके से इस साल की ट्रांजैक्शन हुई है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट कम किया। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को ज़्यादा पैसा लगे, आई मीन हम घाटे में हैं। अब इस घाटे को जो पूरा करना पड़ेगा, तो घाटे को पूरा करने के लिए हम दूसरी इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? हम किसी चीज़ को अकोमोडेट कर रहे हैं। जो हमारा एक घाटा है हम इसे अकोमोडेट कर रहे हैं। इस घाटे को हम किस तरीके से अकोमोडेट कर रहे हैं? हम अपने गुल्लक से पैसा निकाल के इसे अकोमोडेट कर रहे हैं। बाकी तो देखो रट्टा है, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आपका ये जो रट्टाफिकेशन है ये ईजी हो जाए, ठीक है? अकोमोडेट करना नेगेटिव चीज़ है भाई, नेगेटिव है। आपके पास किसी यू कैन से पैसे की कमी है, इस पैसे की कमी को आप कैसे अकोमोडेट करोगे? कोई भी चीज़ प्लस करके, ठीक है? ओके। ओके, वेट अ सेकेंड। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज बिलो द लाइन आइटम्स। अभी बिलो द लाइन आइटम्स क्या है? मान लो ये डेड लाइन है भाई, आपका जो यू कैन से ओवरऑल बैलेंस है वो कहाँ कहीं यहाँ पे आता है। अब आपको बिलो द लाइन, अब आपको कुछ ऐसा पैसा डालना पड़ेगा ताकि आप इस लाइन तक पहुँच जाओ, ठीक है? एक बैलेंस पे, इक्विलिब्रियम पे, जीरो पे पहुँच जाओ, ठीक है? जीरो पे पहुँचने के लिए आपको कुछ आइटम्स लगेगी, यू कैन से कुछ मनी लगेगा। वो मनी कहाँ से आएगा? पहली बात आपके गुल्लक से आएगा, यू कैन से, और यू कैन से ऑफिशियल रिजर्व से वो पैसा आएगा। अब उस पैसे को आप क्या नाम दोगे? इस पैसे को आप नाम दोगे अकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है? देयरफॉर इट इज नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स। कहने के देखो, ये ना चीज़ें रट्टे किया, बट मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपका रट्टाफिकेशन बहुत ईजी बन जाए और लॉजिकल बन जाए। अकोमोडेटिंग आइटम्स डू नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स। दीज आइटम्स ओनली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व्स विद द RBI। अब देखो इसमें अरे परे कंट्री में कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है? प्रॉफिट नहीं बन रहा। अब इसमें इससे बस एक मूवमेंट हो रही है कि भाई जो आपका घाटा है, आपका जो यहाँ पे आप पहुंचे हुए, ठीक है? आपको जीरो जीरो के लिए आपको थोड़ा अमाउंट चाहिए, जो ये गैप है ये जीरो के लिए आपको चाहिए। अब इस गैप को फुलफिल कहाँ से करोगे
आप जो आपका ऑफिशियल रिजर्व है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वहाँ से जो ये बीच का गैप है, ये इसे पूरा करोगे। अब इससे क्या हो रहा है, दीज आइटम्स ओनली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व। इससे क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है, आपका ऑफिशियल रिजर्व से थोड़ा पैसा आ रहा है और इधर जा रहा है, और ये बैलेंस आपका, ये बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके। अकोमोडेटिंग आइटम्स लीड्स टू द करेक्शन ऑफ द बीओपी इम्बैलेंस। अब देखो, जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है, इससे जो आपका बीओपी का इम्बैलेंस है वो ठीक होता है। ये है ना, मेरे अगेन वही सिचुएशन है, ये एक आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, दैट इज जीरो, मतलब इट्स अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अकोमोडेट लीड्स टू द करेक्शन ऑफ द बीओपी इम्बैलेंस, और जो आपका बीओपी है वो आज के टाइम पे डेफिसिट में है और वो यहाँ पे है। अब आपको ये यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब जो ये अकोमोडेटिंग आइटम्स है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाएगी, वो क्या कर रही है, वो आपका जो बीओपी इम्बैलेंस है उसे ठीक कर रही है। ऑटोनोमस आइटम्स लीड्स टू बीओपी इम्बैलेंस। जो वैसे ऑटोनोमस आइटम्स थे वो यहाँ थे, एक्स्ट्रा आइटम्स थे, ये बीओपी को इम्बैलेंस कर रहे थे, बट बीओपी को इम्बैलेंस तो एक पॉजिटिव में, मतलब देखो हमारे लिए तो अच्छा है, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हमारी कंट्री के लिए तो बीओपी बैलेंस अच्छा है कि हमारा ऑफिशियल रिजर्व इससे बढ़ जाएगा। बाकी सब मैंने डिफरेंशिएशन आपको बता दिया। अब बाकी देखो, ये है अच्छे क्वेश्चंस, मैंने वैसे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में डिस्कस करूँ मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, बट मैं आपको कहूँगा प्लीज़ इसको कॉपी मत करना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप खुद करो, प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये क्या पता एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन वैसे बहुत बार आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस के नाम से आपके एग्जाम बोर्ड्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको याद करना चाहिए। ओके। बाकी हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द बीओपी अकाउंट और द बीओपी डाटा। अब भाई देखो, इंपॉर्टेंस क्या है बीओपी की, अब ये ना बहुत रट्टाफिकेशन वाले पॉइंट है, इसमें मैं भी क्या ही समझा दूँ, पर चलो एक बार पढ़ लूँगा मैं ये सारे आपके पास पॉइंट्स, ये सारे याद कर लेना, दैट्स ऑल आई कैन से। सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी, बीओपी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो कंट्री की यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटस इसके बारे में बताता है। अगर मान लो हमारा बीओपी डेफिसिट में ही चला हुआ है तो मतलब हमारी कंट्री के बहुत बुरे हाल है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारा बीओपी है वो ये भी बताता है हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी कंट्री में कितनी आ रही है, ठीक है। एक्स माइनस एम, ये हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताता है कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है। मार्केट पोटेंशियल, बीओपी अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट पोटेंशियल इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, सेम चीज़ जो बीओपी है, और यू कैन से जो हमारा बीओपी है वो मार्केट पोटेंशियल के बारे में बताता है कि हमारी कंट्री का जो मार्केट है उसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत बेसिक पॉइंट है यार। मॉनिटरी एंड द फिजिकल पॉलिसीज, बीओपी हमें ये चीज़ भी बताता है कि हमें किस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए फॉर फ्यूचर। मान लो हमारा ओवरऑल बैलेंस है वो नेगेटिव में चला हुआ है, हमारा जो बीओपी है वो डेफिसिट में है, बीओपी हमारा डेफिसिट में है। डेफिसिट का क्या मतलब, एक नेगेटिव नंबर है बीओपी का, मतलब हमारे को बाहर ही, मतलब हम बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये बीओपी डेफिसिट सिचुएशन जनरली किस वजह से होती है, ये जनरली तब होती है, मान लो जैसे हम लोग सऊदी अरब वगैरह से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इनसे पेट्रोलियम वगैरह इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बीओपी हमारे डेफिसिट में चल जाता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसे दे के करके हमारे को पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी कंट्री में, और एक से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अ, हाँ, अब देखो, अब मान लो हमारे नितिन गडकरी, हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, उनका क्या गोल है, ही इज़ द मैन जो कहते हैं कि भाई हमें पेट्रोलियम को छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि हमें एथेनॉल के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए फॉर द एज अ फ्यूल, एथेनॉल फ्यूल। और दूसरा कहते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वो हाइड्रोजन की तरफ भी फोकस करते हैं। अब देखो, नितिन गडकरी को पता है कि हमारा जो बीओपी है वो कितना डेफिसिट में है, हमें कितना सारे पैसा खर्च करके सिर्फ इतना सारा, यू कैन से इतना सारा खर्च पैसा में सिर्फ पेट्रोल खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा बीओपी डेफिसिट में आ रहा है। हमें इतना इंपोर्ट करना पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है। अब नितिन गडकरी को पता है ये डेफिसिट हटाना है, तो नितिन गडकरी इसी तरीके की पॉलिसीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग द फिजिकल पॉलिसीज, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, पॉलिसीज का, कि किस तरीके से पॉलिसीज इन्फ्लुएंस, मतलब बीओपी इन्फ्लुएंस करता है हमारी कंट्री की पॉलिसीज को, ठीक है। करंट अकाउंट बीओपी, कैपिटल अकाउंट बीओपी, ये तो बहुत वाइड डेफिनेशन है, यू कैन जस्ट, चलो मैं पढ़ लूँ एक बार। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट्स, ये देखो ना, ये डेफिनेशन है, पहले में तो डेफिनेशन है, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में किया तो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। अब इसमें कॉम्पोनेंट्स है, ये भी हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कर लिया, बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, सारा पीछे हो चुका है। सिग्निफिकेंट्स है, ये सब कुछ भी हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मेन पॉइंट ना आपके यही है, जब भी कभी डिफरेंशिएशन आता है ये लिख सकते हो आप। एक तो मेरे स्क्वायर अच्छे से नहीं बन रहे, ये भी यू कैन, जब आपके पास फ्री टाइम है यू कैन जस्ट रीड दिस पॉइंट्स, ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके। ओके, वेट अ सेकंड गाइस। हाँ। ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट बैलेंस, इसको पढ़ना पड़ेगा, ये ना वैसे हमने पीछे भी डिटेल में बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली।
बैलेंस ऑफ ट्रेड में ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, और लेकिन से पीछे हमने पढ़ा हुआ है क्या क्या कंपोनेंट्स है भी उसके बैलेंस ऑफ ट्रेड के। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ये सारा जितना इंपोर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट अकाउंट बैलेंस, ये बेसिक चीज़ कंपोनेंट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंड विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड द विजिबल इंपोर्ट्स। विजिबल की बात होती है इसमें सिर्फ। इट इज़ द सम टोटल ऑफ द बैलेंस ऑन द नॉन फैक्टर सर्विस बैलेंस ऑन द इनकम। यार देखो ऐसा है, मैं सारा एक और बार एक्सप्लेन करने से अच्छा आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार इनको पढ़ लेना। इसमें अगर कोई टफ लगता है तो मुझे यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पीछे अच्छे से पढ़ ली है। अब बस उनको उनका एक डिफरेंशिएशन दिया है इन्होंने। यू कैन जस्ट रिवाइज जितना भी तुमने पीछे पढ़ा है। यू कैन से फर्स्ट वीडियो में सारी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जो ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ना, ये दोनों डिफरेंशिएशन है जो ये पिछली वीडियो में अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब आप इसे पढ़ के एक बार रिवाइज कर सकते हो, दैट्स इट। ये मैं और लंबी नहीं करना चाहता वीडियो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी हो गया। बाकी अब हम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कुछ यहीं से ही हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं एक बार उस टॉपिक पे तो ज़रूर जाऊँगा कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जो मैंने आपको बोला था ना, इस टॉपिक को प्लीज़ इग्नोर मत करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये फॉर्मूला बच्चों वाले, ये तो एक्स्ट्रा बताया होगा शायद टीआरजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जितने भी सारे डिफरेंशिएशन है इसके ऊपर आराम से बन जाते हैं। अभी मैं आपको पी वाई क्यूज़ भी करवा रहा हूँ, तो पी वाई क्यूज़ में भी देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना, इग्नोर नहीं करना इसको बिल्कुल भी। ओके, वेट अ सेकंड, मैं पहले चल जाऊँ वापस क्वेश्चन पे, ठीक है। करंट अब एक और, अच्छा ये तो दूसरे मेथड तरीके से लिखा है इसी चीज़ को। डिस्टिंग्विश बिटवीन द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड द करंट अकाउंट सरप्लस। अगेन वही चीज़, करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस क्या क्या चीज़ होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन द अकाउंटिंग सेंस। डिफेंड एंड रिफ्यूट द स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बीओपी है, इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन द अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस में भी हमेशा जो बीओपी है वो बैलेंस होता है। वो क्यों होता है? या तो फिर इसे डिफेंड करो या तो फिर इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करो। डिफेंड करोगे तो किस तरीके से डिफेंड करो, रिफ्यूट करोगे तो किस तरीके से रिफ्यूट करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन प्रैक्टिस विद दिस। ये मैंने अच्छे से इसी वीडियो में का क्वेश्चन है, ये इसी वीडियो में मैंने चीज़ें क्लियर कर रखी है, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑटोनमस आइटम्स एंड द अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये मैंने कहा था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकोमोडेटिंग और ऑटोनमस का, ये भी कर लेना। सो आगे है और कुछ क्वेश्चन नहीं, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट रीड देम फॉर प्रैक्टिसिंग। बाकी जो मैंने पी वाई क्यूज मुझे यहाँ पे दिखे हैं, मैंने बता दिया। सो दिस इज द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक। सो या स्टूडेंट्स, बाय बाय।